नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में हम PT2 का रिवीजन पेपर देखेंगे, ग्रेड 7 के PT2 का रिवीजन पेपर। तो इसमें सबसे पहले जो प्रश्न है ये है अनसीन पैसेज, तो इसे पढ़ना है और इसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न मतलब MCQ टाइप के जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स देना है। तो सबसे पहले हमें पैसेज को केयरफुली रीड करना है, तो चलिए उसे पढ़ते हैं हम, फिर उसमें से ही आंसर फाइंड करेंगे। निराश व्यक्ति ना किसी की बात समझता है और ना किसी को अपनी बात समझा पाता है। तनिक सी असफलता मिली कि मन हार कर बैठ गए। सारी दुनिया अंधेरे से घिरी दिखाई देने लगी। काम शुरू किया कि असफलता की दुर्बलता ने शक्ति छीन ली। प्रयास किया ही नहीं और हार मान बैठे। आज के युवक इसके सबसे बड़े शिकार बन रहे हैं। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हर कदम पर सफलता प्राप्त कर रहा हो। हर महान व्यक्ति को भी जीवन में असफलता मिलती है। सफल व्यक्ति उसे कहेंगे जो बार बार असफल होने पर भी हार ना माने, आगे बढ़ने के लिए कमर कसकर तैयार रहे। ऐसे कर्मठ और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति के आगे सफलताएं स्वागत करने के लिए तैयार रहती हैं। इसलिए किसी ने कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कुछ भी क्यों ना हो, हमें मन नहीं हारना चाहिए। निराशा को मन के दरवाजे पर ठहरने नहीं देना चाहिए। तो बिल्कुल सही कहा गया इस पैराग्राफ में कि हम छोटी छोटी असफलताओं से घबरा जाते हैं, इसलिए कभी भी हमें मन से हार नहीं मानना चाहिए और सफलता सक्सेस अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर हमने मन से उसे हार एक्सेप्ट कर ली तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये तो था पैराग्राफ। अब हम इसके MCQ जो क्वेश्चन आंसर है उसे देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न, निराश व्यक्ति को दुनिया कैसी दिखाई देती है? उत्तर, अंधेरे से घिरी हुई। फिर असफलता की दुर्बलता क्या छीन लेती है? उत्तर, शक्ति छीन लेती है। सफल व्यक्ति किसे कहेंगे? जो असफल होने पर भी हार ना माने। गद्यांश का उचित शीर्षक यानी कि टाइटल क्या होगा? तो इसका उचित शीर्षक है निराशा से बचें। फिर अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर हमें समास है, समास की डू एज डायरेक्टेड करना है। जैसे पहला है रंग के लिए शाला का समस्त पद क्या होगा? रंगशाला। ये सारे तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं और इसे कारक चिन्हों के द्वारा जोड़ा गया है या विग्रह किया गया है। फिर गौशाला का समास विग्रह क्या होगा? गौ के लिए शाला, के लिए देखिए ये यहाँ पे भी तत्पुरुष समास है। रेखांकित का समास विग्रह रेखा द्वारा अंकित, क्योंकि रेखा यानी लाइन, लाइन से अंकित। क्रीड़ा के लिए क्षेत्र का समस्त पद क्रीड़ा क्षेत्र मीन्स प्लेग्राउंड। आप पर बीती का समस्त पद क्या होगा? आप बीती। तो इसका वाइस वर्सा भी आ सकता है कि विग्रह किया हुआ है उसका समस्त पद लिखिए और समस्त पद को उसका विग्रह कीजिए। इसके बाद जैसे लोक का तंत्र समस्त पद क्या होगा इसका? लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी। विद्यालय का समास विग्रह क्या होगा? विद्या के लिए आलय मीन्स स्कूल। सेनाध्यक्ष का समास विग्रह सेना का अध्यक्ष। इसके बाद अर्थ के आधार पर हमें वाक्य का भेद बताना है। तो अर्थ के आधार पर वैसे तो 8 प्रकार के होते हैं वाक्य भेद, लेकिन आपको अभी इस एग्ज़ाम में 4 प्रकार के ही वाक्य सिखाए गए हैं। तो जैसे पहला, भारत एक देश है, तो ये क्या होगा? विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य इसमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस में एज इट इज़ वाक्य रख दिया जाता है जिसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर मैंने खाना नहीं खाया, ये क्या? निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य। राम के पिता कौन है? प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पे हमेशा पहचान सकते हैं आप, क्वेश्चन मार्क लगा रहता है प्रश्नवाचक में। इस प्रश्न का उत्तर लिखकर लाना, ये क्या है? आज्ञासूचक वाक्य। राहुल विद्यालय नहीं आया है, तो निषेधवाचक। जहाँ पे भी नहीं ये सब लगा होगा ना, मत, नहीं, ये सब निषेधवाचक मतलब नेगेटिव सेंटेंस होंगे। फिर बाहर जाना मना है, ये आज्ञा दिया जा रहा है। देखिए है तो यहाँ पे नेगेटिव, मना किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, इसलिए ये आज्ञावाचक वाक्य है। तुम खेलने के लिए बाहर जा सकते हो, तो ये भी आज्ञासूचक वाक्य में अपील भी की जाती है और कमांड भी किया जाता है।
राकेश खेल रहा है, ये क्या विधानवाचक वाक्य सिंपल सेंटेंस है। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो जैसे किसी सुंदर भवन को देखते समय लोगों का ध्यान किस पर नहीं जाता, तो इसका उत्तर है ये प्रश्न है, किसी सुंदर भवन को देखते समय लोगों का ध्यान उसकी नींव में लगी हुई ठोस आधार बनी हुई ईंटों की ओर नहीं जाता। या फिर आप लिख सकते हैं, किसी सुंदर भवन को देखते समय लोगों का ध्यान उसकी नींव की ईंट की तरफ नहीं जाता। फिर अगला प्रश्न है, वह ईंट जो जमीन में इसलिए गड़ गई, पंक्ति से लेखक का क्या आशय है, क्या मीनिंग है। तो इसका उत्तर है सेकंड वाला, वह ईंट जो जमीन में इसलिए गड़ गई, पंक्ति से लेखक का क्या आशय है। तो इस पंक्ति द्वारा लेखक ने हमें बलिदानी अज्ञात देश प्रेमियों को प्रकाश में लाने और सम्मानित करने की प्रेरणा दी है। जो मतलब कि बलिदानी थे, उनका नाम इतिहास में नहीं, ऐसे देश प्रेमियों को हमें सामने लाना है और उनके नाम को उन्हें रिस्पेक्ट दिलानी है। फिर अगला प्रश्न, एक सुंदर समाज बनाने के लिए किनके बलिदान की आवश्यकता होती है। तो उत्तर है, एक सुंदर समाज के निर्माण के लिए समाज के कुछ तपे तपाए निस्वार्थी लोगों के मूक बलिदान की आवश्यकता होती है। तो क्या इसका आंसर, समाज के निर्माण के लिए हमें कैसे लोग चाहिए, सुंदर समाज के निर्माण के लिए तपे तपाए निस्वार्थी लोगों के मूक बलिदान की आवश्यकता होती है। फिर सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि किए जाने का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, हमारे देश ने सैकड़ों वर्षों तक विदेशी शासन में रहने के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की है और अब हमें देश में एक नए समाज की रचना करनी है। इसका ये अर्थ है, मतलब ये भाव है कि सैकड़ों वर्षों से जो है हमारा गुलाम था देश, विदेशी शासन में था। स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद ना अब हमें नए देश में हमें नए समाज की रचना करनी है। अगला प्रश्न नींव की ईंट का है, 20 से 25 शब्दों में, मतलब 2 से 3 लाइन में लिखना है। इसमें हमें सत्य की खोज के लिए किस ओर ध्यान देने के लिए लेखक ने प्रेरित किया है। तो इसका उत्तर है, लेखक ने सत्य की खोज के लिए हमें अज्ञात बलिदानियों को सामने लाने और उन्हें उचित सम्मान दिलाने के ओर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया है। फिर नींव की ईंट और कंगूरा किन किन लोगों के सूचक हैं, मतलब ये इंडिकेटर हैं किन किन लोगों के रेस्पेक्ट में ये नींव की ईंट और कंगूरा कहा गया है। तो प्रश्न है, नींव की ईंट और कंगूरा किन किन लोगों के सूचक है। तो उत्तर है, देश की आज़ादी के लिए आधारशिला बनकर अज्ञात रहते हुए निस्वार्थ भाव से बलिदान होने वालों को नींव की ईंट तथा ऊंचे पदों पर सुशोभित और प्रशंसा पाने वालों को कंगूरा कहा गया है। क्या मतलब, जो कि आज़ादी, हमारा जब फ्रीडम हमको मिली देश की गुलामी से, तो के लिए जो आधारशिला यानी जो अपना माइल्ड स्टोन या कॉर्नर स्टोन था, उनमें जो अज्ञात रहते हुए, मतलब जिनका नामो निशान नहीं है, लेकिन देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया, ऐसे निस्वार्थ भाव से बलिदान होने वाले लोगों को हमें नींव की ईंट की संज्ञा दी गई है। तथा ऊंचे पदों पर जो हाई पोस्ट पर नेता अभिनेता ये सब सुशोभित हैं वो, और उनकी प्रशंसा होती है, जैसे जो तारीफ पाते हैं, जो हमारी दृष्टि में जिनका नाम है, ऐसे लोगों को कंगूरा कहा गया है, जो कि जैसे इमारत या मंदिरों की चोटी पर लगा होता है, जो हमें दिखाई देता है। वो सारे ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग कंगूरा है, और जो अज्ञात है, अननोन लोग हैं, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से बलिदान दिया है, वो सब नींव की ईंट है, हमारी आधारशिला है। अब प्रश्न है, लेखक के अनुसार नींव की ईंट ने अंधकूप में रहना क्यों कहा है।
तो प्रश्न क्या है, लेखक के अनुसार जो कविता ये पाठ है नींव की ईंट, इसमें जो अंधकूप अंधेरा डार्क जो वेल है कुआं है उसमें रहना क्यों कबूल किया, क्यों एक्सेप्ट किया है नींव की ईंट ने कि वो सब हमेशा अंधेरे में गुमनामी में रहेगी। तो उसका उत्तर है, लेखक के अनुसार नींव की ईंट ने अंधकूप में रहना इसलिए कबूल किया है ताकि उसके ऊपर के साथियों को स्वच्छ हवा एवं सुनहली रोशनी मिलती रहे। तो क्या है कि इसका क्यों एक्सेप्ट किया है नींव की ईंट ने अंधेरे कुएं में या कूप में रहना, क्योंकि लेखक के अनुसार नींव की ईंट ने अंधकूप में रहना इसलिए कबूल किया है ताकि उसके ऊपर के साथियों को स्वच्छ हवा एवं सुनहली रोशनी मिलती रहे। अब देखिए जो अगला और अंतिम प्रश्न है उसमें क्या दिए गए चित्र जो है उसका चित्र वर्णन करना है 50 to 60 वर्ड्स में। तो सबसे पहले चित्र वर्णन में ना बच्चों आपको लिखना होगा कि ये दृश्य कहाँ का है, ये पिक्चर कहाँ की है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि यह दिया गया चित्र जो है एक उद्यान का है, मतलब पार्क का है। तो उद्यान लिखेंगे, एक उद्यान का है। फिर इस उद्यान में बच्चे जो है सभी बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। फिर आप जो है ना डिस्क्राइब करते जाइए, जैसे एक पेड़ है, इस पेड़ पर एक लड़की, इसकी पेड़ की एक शाखा पर एक लड़की बैठी हुई है। फिर इसके बाद आप फिसलनी में दो बच्चे यहाँ पे फिसल रहे हैं, एक लड़की के हाथ में ये गुब्बारे हैं, एक लड़की फिसलनी में नीचे फिसल कर आ गई है। फिर आप और नेक्स्ट लिख सकते हैं, एक बच्ची जो है ना ये लटक रही है इस तरह से, और एक लड़का यहाँ पे बैठा हुआ है, पक्षी उड़ रहे हैं, यहाँ पे चारों तरफ हरियाली है, ये देखिए घास भी है और बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा है ये उपवन का। आप इसको उद्यान की जगह उपवन भी लिख सकते हैं। ये जो दिया गया पिक्चर है, ये दृश्य है, ये उपवन का है। उपवन लिखिए या कि फिर उद्यान लिखिए, उद्यान या उपवन कुछ भी लिख सकते हैं आप इसे। तो ये इस तरह से आप इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि बच्चे बहुत ही आनंद ले रहे हैं उपवन में खेलने का और बच्चों की प्रसन्नता देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है।